नमस्कार, स्वागत है आपका आवाज अड्डा में। और आज बातचीत गुजरात के चुनावों पर होगी। अब गुजरात के चुनाव में जैसे जैसे आप मतदान के करीब पहुंच रहे हैं, राजनीतिक सरगर्मियां जबरदस्त तरीके से बढ़ रही हैं। मोदी का मैजिक चलेगा या राहुल की एंट्री से कांग्रेस में एक नया जोश आएगा। राहुल गांधी ने अपनी यात्रा के बीच में दो जगहों पर, राजकोट और सूरत के इलाके में रैलियां की, लोगों से मिले। जो बहुत दिन से ये बात चर्चा चल रही थी कि वो क्यों नहीं जा रहे हैं, तो बीच में वो 2 दिन गए और उन्होंने वहाँ पे किया। आम आदमी पार्टी अपना लगी हुई है वहाँ पे, वो भी अपने प्रयास में लगे हुए हैं। लेकिन गुजरात के चुनाव में इसलिए बहुत ज़्यादा दिलचस्पी है, इसलिए बहुत ज़्यादा सरगर्मियाँ होती हैं कि जो रूलिंग पार्टी भारतीय जनता पार्टी है, इस वक्त वो 27 सालों से सत्ता पे काबिज है। और बहुत सारी पार्टी आई और गई, लेकिन उनको सत्ता से कोई हिला नहीं पाया। पिछली बार कांग्रेस 77 सीट जीतकर काफ़ी करीब पहुंचने की कोशिश की, लेकिन सरकार नहीं बनी, इसलिए कोई फ़ायदा नहीं हुआ उसका। और बाद में उनके बहुत सारे विधायक इधर उधर टूट भी गए। और पिछली बार के चुनाव में एक बहुत महत्वपूर्ण चीज़ थी, जो पाटीदार आंदोलन चल रहा था, पटेलों का आंदोलन चल रहा था, उसकी वजह से भी बहुत सारी राजनीतिक परिस्थितियां और समीकरण, जातीय समीकरण, ये तमाम सामाजिक समीकरण बदलते हुए दिखे। और उसका फ़ायदा कांग्रेस ने भरपूर उठाया, क्योंकि जो 3 लड़के अलग अलग जातियों के थे, अपने आंदोलन चला रहे थे, उनका समर्थन उनको मिला। लेकिन उन 3 में से 2 लड़के इस समय भारतीय जनता पार्टी में हैं। और इस वक्त या इससे पहले भी प्रदेश में ऐसा कोई आंदोलन नहीं चला, तो ये भी उनके पक्ष में जाता है। और अब जिस तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की धुआंधार रैलियां हो रही हैं गुजरात में, उससे खेल में काफ़ी दिलचस्पी या कहें कि तस्वीर बदलती जा रही है। तो एक बार फिर से हम लोग समझने की, जायजा लेने की कोशिश करते हैं कि गुजरात का इस वक्त का हालचाल क्या है, कौन भारी पड़ रहा है, किसका ज़्यादा वहाँ पे चर्चा चल रही है। इसी बातचीत करेंगे। हमारे साथ जो मेहमान, मैं आपका परिचय कराऊँ, पत्रकारों का ही हमने पैनल आज रखा है। हमने नहीं रखा किसी राजनीतिक दल के नेता को, क्योंकि उसमें फिर एक बहुत ही लड़ाई झगड़े वाली डिबेट होती है, जिससे मैं बचने की कोशिश करता हूं। हर्षवर्धन त्रिपाठी हमारे साथ हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं और बड़ी दिलचस्पी रखते हैं गुजरात के बारे में और देश के तमाम अलग अलग हिस्सों के बारे में। गुजरात मेरे ख्याल में हो सकता है भी पूछूंगा, जाके भी आ चुके हों शायद एक आध बार, तो ज़मीनी हकीकत क्या है समझेंगे। साथ ही सी वोटर के एडिटर खालिद अख्तर हमारे साथ हैं, और बहुत मेहनत से खालिद जी अपना लाइव ट्रैकर चलाते रहते हैं और उससे हमें जानकारी मिलती है। राजनीतिक विश्लेषक प्रशांत गढ़वी जी हमारे साथ हैं, जो गुजरात के हैं और हमारे शो में लगातार आते हैं और बहुत ही रियल पिक्चर वहाँ क्या चल रही है, कैसी चीज़ें बदल रही हैं, उसको समझने की कोशिश करते हैं। और साथ ही मेरे मित्र कार्तिकेय बत्रा अमेरिका से हमारे साथ जुड़ते हैं और डेटा के बड़े मास्टर हैं, बहुत डेटा क्रंचिंग करते रहते हैं और बहुत ही रियलिस्टिक एनालिसिस होता है डेटा के जरिए, हम लोग समझते हैं, क्योंकि डेटा इज गॉड, ये तो मैं मानता हूँ। अंत में फिर फ़र्क वहीं से पड़ता है और चीज़ें एनालाइज करते हैं। आप सबका बहुत बहुत स्वागत है इस चर्चा में शामिल होने के लिए। एक बार ज़रा ग्राउंड पे एकदम चले जाएं। प्रशांत भाई, हम लोग लगातार एक समय अंतराल में चर्चा करते रहते हैं। राहुल जी की भी एंट्री अब हो गई है, वो भी 1-2 जगह जाके उन्होंने बातचीत की लोगों की, हालांकि उसके बाद बड़े विवाद भी हुए। लेकिन आज की स्थिति में क्या फ़र्क आपको दिखा है पिछले कुछ समय से लगातार बदली परिस्थितियों में, या आपको लगता है कोई परिस्थिति बदली नहीं है बल्कि उसी धारा में चल रही जिसमें हम लोग पहले चर्चा कर रहे थे, या करंट सिचुएशन क्या, राहुल की एंट्री से क्या फ़र्क पड़ा है? देखिए, काले मेघा पानी तो बरसाओ, जिस तरीके से कांग्रेस से ज्यादा चिंता बीजेपी कर रही थी कि भाई कांग्रेस के केंद्रीय नेता यहाँ पर आ नहीं रहे हैं, तो अभी मेघा ने बारिश शुरू की यहाँ पर। राहुल गांधी जी आए, उनकी जो सभा, नॉर्मली पहले से हम देखते हैं कि बीजेपी की सभा हो या कांग्रेस की, बहुत बड़ा डिफरेंस ये है कि कांग्रेस की जो सभाएं होती है उसमें जो भीड़ होती है वो नेचुरल होती है, और बाकी जो बीजेपी की जो होती है उसमें बीजेपी के कार्यकर्ता तो होते हैं, लेकिन उनकी जो भीड़ होती है उसमें काफी सारे गवर्नमेंट एम्प्लॉइज, जिसको थोड़ा प्रेशर करके बुलाना पड़ता है, एज अ पार्ट ऑफ ड्यूटी वो लोग आते हैं, इसलिए वहां पर भीड़ ज्यादा दिखती है। कांग्रेस की जो होती है वो नेचुरल होती है, भीड़ ज्यादा होती है, थोड़ा मीडिया कवरेज कम मिलता है, बस वो डिफरेंस होता है। मैं ऐसा मानता हूँ, क्योंकि राहुल गांधी पहले भी आने वाले थे, लेकिन जिस दिन पहली बार आए, दाहोद में पहली सभा हुई आदिवासी बेल्ट में, उसके बाद ईडी की समन्स बहुत चली उनको, और फिर उन्होंने भारत जोड़ो यात्रा करी। चुनावी माहौल पेपर पे, तारीख पे कम समय में डेफिनेटली है,
बट वो जो जनता के बीच में चुनाव का एक माहौल कि भाई इस बार तो हम राह देख के बैठे थे, 27 साल का शासन है, उसमें ये पॉजिटिव ये नेगेटिव है, इसका ऑडिट कराना है। लास्ट 5 साल में बीजेपी सरकार ने बहुत कुछ बोला किया नहीं है, किया क्या किया है, विपक्ष ने क्या काम किया है। और उस बीच आम आदमी पार्टी जो 6 महीने पहले जब आई तो धुआंधार एंट्री लेके आई, ऐसा लग रहा था कि हर जगह उसका जादू फैल जाएगा और उसका ही परचम हर जगह लहरा जाएगा। हमको दिखता भी था, दिखता मतलब ऐसा नहीं कि वो सत्ता में आ जाए, लेकिन एक एक्सेप्टेंस जो मिलने वाला था वो उम्मीदवार डिक्लेयर होते होते और बीजेपी और कांग्रेस के उम्मीदवार डिक्लेयर होते होते उसके ऊपर पूरा पानी फैल चुका है। मतलब वो कहीं उतना एग्रेशन नहीं दिख रहा है। अब ऐसा लग रहा है कि एकदम सिलेक्टिव कि आम आदमी पार्टी को पूरे गुजरात में जो 2-3-4 गिनी चुनी सीट पे सफलता लेनी थी उनके लिए ही धुआंधार प्रचार चल रहा है। बाकी हर जगह माहौल आम आदमी पार्टी का ठंडा है। वोट शेयर भले पूरे वोटर में सर्वे में लोग बोलते हैं, लेकिन मैं मानता नहीं हूं कि उनको डबल डिजिट में वोट शेयर मिले गुजरात में, क्योंकि आज की तारीख में बीजेपी और कांग्रेस का कमिटेड वोट शेयर है। एक नया यूथ या एक नया वोटर या ऐसा वोटर जो दोनों टाइम पे स्विंग रहा है, पिछले तीनों टाइम पे वो स्विंग रहा है कि जो सोचता है कि यार बीजेपी कुछ नहीं कर रहा है, कांग्रेस कुछ नहीं कर रहा है, तो हमको क्या करना चाहिए, हमारे पास ऑप्शन नहीं है, इसीलिए कुछ सोचने के लिए वो लोग आम आदमी पार्टी की तरफ सोच सकते हैं। तो ऐसा वोटर वहां जाएगा। बट यस, आज की तारीख में बीजेपी थोड़ा चिंतित हो गया है, क्योंकि उनको जो लग रहा था कि भी कुछ नहीं है, ना आंदोलन है, ना कोई सरकारी मतलब ना कोई समाज का आंदोलन है, जो सरकारी आंदोलन जो 10 लाख लोगों को दिख रहा था उसका जो ग्राउंड पे उनको नेगेटिविटी दिखेगी, वो नेगेटिविटी भले नहीं दिख रही है, लेकिन उतनी पॉजिटिविटी भी उनको मिल नहीं रही है, क्योंकि अभी उनके उम्मीदवार डिक्लेयर हो गए, वो लोग हर जगह प्रचार पे जा रहे हैं। कल भी आपने देखा होगा कि अपने पूरे देश के फिशरीज मिनिस्टर पुरुषोत्तम रूपाला की जो गुजरात में मतलब एकदम ट्रेडिशनल गुजराती जो उनकी बोली है, उनको सुनने के लिए लोग सामने से जाते हैं। अभी उनकी रैली में उनको कहीं भीड़ नहीं दिखी, कुर्सियां खाली रही, और ये बहुत बड़ी नोट्स हर जगह जाती है। इसीलिए आपने देखा होगा कि खुद मोदी जी भी एक जगह सभा करके कमलम में जाके बैठे, चौक में, कमलम के चौक में जाके उन्होंने कार्यकर्ताओं के साथ ऐसे ही गुफ्तगू किया कि क्या चल रहा है, माहौल देखना है। तो ये माहौल अभी कहीं दिख नहीं रहा है। पहले फेज का इलेक्शन एक वीक बाकी है। प्रशांत, तो एक चीज बताइए आप, प्रशांत आप एक बड़ी दिलचस्प बात करें कि आम आदमी पार्टी जो बड़े जोर शोर से दिख रही थी वो एकदम ठंडी पड़ गई है। ऐसा लग रहा है कि वो डबल डिजिट वोट परसेंटेज में नहीं आएंगे और 1-2 ही सीटों पे आप वो करेंगे अब जो लग रहा है। ये क्या हुआ, ऐसा क्यों? तो बड़े दमखम से रहे और लोग सुनने होंगे बड़े निराश हो जाएंगे, वो ऐसा क्यों, क्या हुआ? पर ग्राउंड देखिए, मैंने बोला कि पहले जिस तरीके से आम आदमी पार्टी ने ट्रेनिंग शुरू किया तो ऐसा लग रहा था कि उनको हर जगह पर सफलता के लिए उनका प्रयत्न है, उनका ट्राई है। लेकिन कैंडिडेट जो डिक्लेयर हुए तो शायद कैंडिडेट का रिस्पॉन्स, कैंडिडेट के लिए कैंडिडेट को दमखम वाला होना चाहिए ग्राउंड लेवल लोकल लेवल पे, वही एक्सेप्ट कैंडिडेट को नहीं मिल रहा है। इसीलिए उनका प्रचार भी थोड़ा ढीला ढाला दिख रहा है। अभी हर जगह पर उतना आपको दमखम वाला नहीं दिखेगा। जो मैंने बताया गिनी चुनी सीट आप देख लो तो भाई उनके जो प्रेसिडेंट है, उनके जो अध्यक्ष है, जो सीएम का कैंडिडेट है, वो जगह पर आपको जनसभाएं दिखेगी, कहीं सक्सेस दिखेगा। लेकिन बाकी जगह पर तो एक तो उम्मीदवार उन्होंने, क्योंकि उम्मीदवार के लिए लोगों को बहुत अपेक्षाएं थी कि भाई आम आदमी पार्टी जब उम्मीदवार घोषित करेंगे तो वो पढ़ा लिखा होगा, अच्छा होगा, नॉन क्रिमिनल होगा, ऐसा होगा। जी चलिए, लिंक भी थोड़ा सा दिक्कत कर रहा है, लेकिन मैं दोबारा आऊँगा, बातचीत काफ़ी उनसे हुई है। कार्तिकेय बत्रा जी, गुजरात चुनाव में क्या गणित ज़्यादा काम कर रही है, रसायन शास्त्र? रसायन शास्त्र तो केमिस्ट्री तो खैर तब होती है ना जब आप वोट का एक्सचेंज देख रहे होते हैं या वोट का ट्रांसफर देख रहे होते हैं। गणित ही है, प्योर गणित है मेरे ख्याल से। जो प्रशांत जी कह रहे थे, एक कमिटेड वोटर बेस रहा है बीजेपी का 45 से 50% के बीच, और एक कमिटेड वोटर बेस रहा है कांग्रेस का 35 से 40% के बीच। मोटा मोटा 2002 के बाद अगर आप देखें तो यही ऐसे ही चुनाव चलते आ रहे हैं। 17 का चुनाव थोड़ा इतर था क्योंकि वहां पर कांग्रेस 40% का मार्क क्रॉस कर जाती है, हालांकि बीजेपी 45 से 50 के बीच में रहती है। उसका बड़ा कारण जो बताया कि वहां पर 3 सामाजिक आंदोलन चलते हैं और कांग्रेस एक अच्छा उसमें एक शिरकत करती है और उनको अपने में
कहीं ना कहीं इन्वॉल्व कर लेती है उन तीनों आंदोलनों को, और उसका फिर उनको उसमें फायदा मिलता है और वो सीटें उतनी नहीं ला पाते, लेकिन अच्छा चुनाव लड़ते हैं, मैं मानता हूँ इस बात को। लेकिन इस बार जैसा कि बताया जा रहा था कि वो अंडरकरंट अभी नहीं नजर आ रहे हैं। आम आदमी पार्टी के बारे में बहुत इंटरेस्टिंग बात है कि लग रहा था कि वोट बहुत जबरदस्त काटेंगे, लेकिन ये प्रवृत्ति है नीरज जी की जैसे जैसे चुनाव पास आता है तस्वीर और साफ होती जाती है। तो आम आदमी पार्टी का शुरू में एक्साइटमेंट ज्यादा था, लेकिन आज की तारीख में 2-3 कारणों की वजह से वो कम हो गया है। पहली बात, जैसा कि मैंने कहा कि चुनाव पास आते आते आपके विकल्प साफ होते जाते हैं। आप देखते हैं कि मोटा मोटा राज्य स्तर पे कौन पार्टी ज्यादा चैलेंज देने की स्थिति में है। तो क्या लोगों को लगता है कि आम आदमी पार्टी उस स्थिति में है? वो जो परसेप्शन था 20 दिन पहले शायद अलग था, आज शायद थोड़ा अलग है। तो पहली बात। दूसरी बात, सीएम कैंडिडेट का डिक्लेरेशन। आपने जिस व्यक्ति को बनाया है सीएम कैंडिडेट, उनका जो एक बैकग्राउंड है, सोशल बैकग्राउंड है, वो शायद इतना स्ट्रांग नहीं है जितना कि मान लीजिए एक पाटीदार कैंडिडेट का होता, और जहां से आम आदमी पार्टी का मेजर वोट चंक आना है, क्योंकि सूरत का सक्सेस था 21 का, उसमें पाटीदार वोटर का बहुत बड़ा हाथ था। तो वो भी एक कारण है। आप देखेंगे कि साथ में आम आदमी पार्टी का जो ध्यान है वो गुजरात और दिल्ली के बीच में ही बढ़ जाता है, क्योंकि दिल्ली में एमसीडी चुनाव भी हो रहे हैं। तो बहुत सारे कारण हैं, और अगर आप देखें तो ऐसे भी अब केसेस आ रहे हैं कि जो लोग कांग्रेस छोड़कर आम आदमी पार्टी में आए थे, बहुत रिसोर्सफुल ऐसे एक एमएलए हैं राजकोट के, वो वापस कांग्रेस में चले गए हैं। तो कहीं ना कहीं हवा वो समझ रहे हैं। लेकिन आम आदमी पार्टी फिर भी एक अच्छा डेब्यू करेगी। पहले उम्मीद थी कि 10 से 20% के बीच कहीं उनका वोट शेयर होगा। अगर प्रशांत जी कह रहे हैं कि वो सिंगल आंकड़ा भी पार नहीं कर पाएगी, तो ये उनके लिए एक डिसअपॉइंटिंग बात होगी, क्योंकि स्थिति उनके लिए बन रही थी ठीक ठाक 10 से 20% वोट शेयर लाने की। लेकिन अगर वो नहीं पहुंच पाते तो ना तो डिसअपॉइंटेड होंगे, लेकिन फिर भी एक ठीक ठाक डेब्यू माना जाएगा, कंसिडरिंग कि वो उनका कोई पृष्ठभूमि नहीं थी गुजरात की, और उन्होंने तो जो भी काम किया। कार्तिकेय, ये बताइए कि ये जो माहौल बना था केजरीवाल का, आम आदमी पार्टी का, ये मीडिया वाला बनाया माहौल था क्या, जो मतलब एकदम से फिजल आउट हो गया? अभी तक ये बात हो रही थी कि 20% है, उसको बस पार करने वाला है, अब वो सीट में कन्वर्जन शुरू हो गया। अब प्रशांत जी कह रहे हो तो 10 के नीचे ही शायद रह सकता है, 1, 2, 3 सीटें ही मैक्सिमम जहां वो फाइट कर रही है। ये क्या हुआ, क्या है इसके पीछे? नीरज जी, आप गोवा में जाइए, उत्तराखंड में जाइए, तकरीबन सिमिलर स्थिति थी जी। तो जो नई छोटी पार्टी होती है, वो जब शुरू में आती है, वो काम शायद मेन पार्टियों से पहले शुरू कर देती है, क्योंकि वो कॉम्पनसेट करना चाहती है कि हमारा नेटवर्क यहाँ पे नहीं है, तो हम ब्लिट्जक्रीग करेंगे। ब्लिट्जक्रीग का टर्म आप समझते हैं, कारपेट बॉम्बिंग करेंगे हम कैंपेनिंग की। तो वो शुरुआत से ज्यादा लग जाते हैं। लेकिन फिर जब जो ट्रेडिशनल पार्टीज अपने वापस मोल्ड में आती हैं कि एक्टिव, वो थोड़ा लेट एक्टिव होती हैं, वो कर सकती है अफोर्ड, क्योंकि उनके नेटवर्क पहले से बने होते हैं। तो जब वो एक्टिव होती है, तब मेन टेस्ट शुरू होता है उस नई पार्टी का, कि अब जब ट्रेडिशनल नेटवर्क एक्टिवेट हो गए हैं, तो ये जो नई पार्टी है वो कैसे रिस्पॉन्ड कर रही है। साथ साथ उम्मीदवार का जो चुनाव है वो एक बहुत अहम पड़ाव होता है इस पूरी टाइमलाइन में, कि उम्मीदवार के चुनाव में जो ट्रेडिशनल पार्टियां हैं वो क्या कर रही हैं वर्सेस जो नई पार्टी है वो क्या कर रही है। एक और अहम बात इसमें ये रहती है कि ये राज्य किस प्रकार का है। क्या ये राज्य इस प्रकार का है जहाँ पे सिंबल का महत्व कम, व्यक्ति का महत्व ज्यादा है, या ये राज्य इस प्रकार का है जहाँ सिंबल का महत्व बहुत है। गुजरात ऐसा राज्य है जहाँ पे सेकेंड कैटेगरी में इसको मानूंगा, सिंबल का महत्व बहुत है। बीजेपी कांग्रेस दोनों का सिंबल स्ट्रांग है, बीजेपी का ज्यादा स्ट्रांग है, लेकिन फिर भी सिंबल का महत्व है। हिमाचल का जब आप चुनाव का रिजल्ट देखेंगे, वहां स्थिति उल्टी होगी, वहां व्यक्ति का जो महत्व है वो ज्यादा है। इस वजह से जो रिबेलियन है बीजेपी में, वहां हिमाचल में वो ज्यादा उन पर हर्ट कर सकता है, क्योंकि गुजरात में ये स्थिति शायद नहीं होगी। तो इसलिए गुजरात जैसे राज्य में छोटी पार्टी के लिए इन जो बागी नेताओं को पकड़ के चुनाव लड़ना भी थोड़ा कहीं ना कहीं इतना आसान नहीं होता। तो ये 2-4 कारण है कि एक नई पार्टी जो चैलेंजेस फेस करती है। फिर भी मैं बोलूंगा, अगर आम आदमी पार्टी 7, 8, 10% या उससे ज्यादा जाती है तो बहुत अच्छा परफॉर्मेंस होगा। 8-10% भी होगा तो ये एक ठीक ठाक डेब्यू माना जाएगा। उसके बाद सवाल रहेगा कि क्या वो इस मोमेंटम को सस्टेन कर पाते हैं अगले 5 साल या नहीं, और किन सीटों में किसका डैमेज करते हैं, बहुत अहम बात रहेगी। हाँ, मतलब इसमें मुझे ऐसे याद रहा कि जैसे अखाड़े में पुराने पहलवान होते हैं, नया वाला आता है तो पहले उसको थका देते हैं खूब, जब वो थक गया ना तब अपने एक दांव से उसको चित कर देते हैं। तो आप जो कह रहे थे कि नई पार्टी आई, शुरू में उसने बहुत जोश दिखाया, अब वो थोड़ा सा मोमेंटम लूज हो रहा। चलिए इसको हम आगे बढ़ाएंगे, इसको और थोड़ा सा खोलेंगे। हर्षवर्धन त्रिपाठी जी, क्या चल रहा है गुजरात में? देखिए नीरज जी, गुजरात में क्या चल रहा है, हाँ, इसको एक लाइन में समझिए
तो गुजरात में एक ब्रांड है जो ब्रांड फीका पड़ ही नहीं रहा है। हाँ, सारी चर्चा होती है, खूब होता है कि नया वाला कैंपेन करके इस बार अपने को ब्रांड बना ले जाएगा, बेच ले जाएगा। लेकिन अंत में क्या होता है, गुजराती कहते हैं कि भाई ये मोदी ब्रांड है, बड़ा भरोसे वाला ब्रांड है। और उस भरोसे वाले ब्रांड में एक बहुत बड़ी चीज जुड़ी है जिसका जिक्र बहुत कम हो रहा है, और मेरा ये मानना है कि अब उसका जिक्र होना शुरू हुआ होगा। शायद जो स्थानीय लोग हैं वो बताएंगे ज्यादा, लेकिन मेरा ये मानना है कि इस बार गुजरात में उन जो 16-17 सीटें हैं जहां भारतीय जनता पार्टी के लिए कभी जीत नहीं मिली रही। जब से गुजरात है तब से कांग्रेस पहले जीतती रही, फिर वहां दूसरी पार्टियां भी जीतती रही, लेकिन वो जो महत्वपूर्ण क्षेत्र है वो है ट्राइबल बेल्ट, यानी आदिवासी, जिनको हम आदिवासी कहते हैं, लेकिन संविधान की भाषा में कहें तो अनुसूचित जनजाति। और मेरा ये मानना है कि इस बार द्रौपदी मुर्मू के राष्ट्रपति बनने के बाद जो एक संदेश था गुजरात के एक बड़े क्षेत्र में, चूंकि करीब 11-12% अनुसूचित जनजाति के लोग हैं वहां, और उन सीटों पर कांग्रेस बहुत मजबूत रही है कि कहा जाता है कि भारतीय जनता पार्टी की छवि बना दी गई कि ये आदिवासियों की विरोधी है। वहां एक पार्टी है भारतीय ट्राइबल पार्टी जो 2 सीटों वाली पार्टी है, छोटू भाई वसावा और महेश वसावा पिता पुत्र हैं, तो एक ही सीट से दोनों लड़ गए थे, हालांकि महेश वसावा ने अपना नाम वापस ले लिया है। उन बेल्ट्स में भी भारतीय जनता पार्टी बहुत अच्छे से अपनी पैठ बनाती हुई दिख रही है, और मुझे ये आश्चर्य नहीं लगता कि वो 8-10 सीटें जहां कभी भाजपा नहीं जीतती थी वहां भी वो चुनाव जीतेगी। ये तो हुआ एक पहलू। दूसरा पहलू क्या है? दूसरा पहलू ये है कि गुजरात में अरविंद केजरीवाल ने जितनी उनकी शक्ति थी, जितनी ऊर्जा थी, वो लगा दी। और मैं ये कहता आ रहा हूं कि गुजरात में आम आदमी पार्टी को 0 सीटें मिलेंगी। अब हो सकता है कि 2, 3, 4 सीटें मिले, जो वहां पर सर्वे एजेंसी हैं, खालिद भाई हैं, वो बताएंगे, या जो स्थानीय पत्रकार हैं वहां से वो बताएंगे। लेकिन मैं जो गुजरात घूम के आया, अभी भी इस चुनाव में एक बार घूम के आ गया हूं, दोबारा फिर कोशिश करूंगा जाने की, तो मुझे आम आदमी पार्टी 0 सीटें जीतती हुई दिख रही है। उसकी वजह बड़ी स्पष्ट है, कोई भी ऐसा एक प्रत्याशी इनको नहीं मिला। ये कह रहे हैं कि हम ओवरऑल मोमेंटम से सीटें जीत लेंगे। एक सीट पे एक प्रत्याशी नहीं है। इनका मुख्यमंत्री पद का प्रत्याशी ईशुदान गढ़वी भी, वो भी चुनाव जीतता नहीं दिख रहा है। जमीनी हकीकत यह है। अब आप इस घटनाक्रम को जब आप देखते हो 2017 से जोड़ देते हैं, तो जो 2017 करीब करीब मोटा मोटा 50% के पास पहुंचने वाली भारतीय जनता पार्टी, करीब करीब 42% कांग्रेस पार्टी, और जो ये 7-8% अन्य में थे, दूसरे लोग जो वोट पा जाते थे, अब उसका बंटवारा थोड़ा बड़ा होगा। अगर हम ये मान लें कि सब का सब चला जाएगा आम आदमी पार्टी के पास, जो अन्य वाला है, या उससे ज्यादा ताकतवर होगी, अगर उससे ज्यादा ताकतवर होगी तो ये भारतीय जनता पार्टी के लिए 45% पर भी रिकॉर्ड विन की तरफ जाता हुआ दिख रहा है। मुझे लगता है कि गुजरात का चुनाव तो अब बहुत साफ साफ दिखने लगा है, कुछ इसी दिशा में जाता हुआ मुझे दिख रहा है। मतलब जो टैक्टिकल वोटिंग है उसका भी बड़ा असर, बड़ा रोल इसमें होगा निश्चित तौर पर, क्योंकि वो बट रहा है। ओके, खालिद भाई के पास चलते। खालिद भाई, ये तो एक बड़ी अलग तस्वीर निकल गई। प्रशांत भाई भी कह रहे हैं, ये भी कह रहे हैं कि आम आदमी पार्टी तो बहुत ही नीचे जा रही है, सीटें वीटें भी नहीं मिल रही है और वोट परसेंटेज भी नीचे। ट्रैकर क्या कह रहा है आपका अभी इस समय? देखिए, हमारे ट्रैकर के हिसाब से देखिए तो बड़ी तस्वीर तो ये है कि जैसा अभी हर्षवर्धन त्रिपाठी जी ने कहा कि हाँ, भाजपा, इसमें कोई दो राय नहीं है कि वहाँ पे सरकार बनाएगी, और शायद हो सकता है कि अभी तक का अपना सबसे बेहतर प्रदर्शन कर सके। और इसमें भी कोई दो राय नहीं है कि वहाँ पे ब्रांड मोदी जो है बाकी सारी ही चीज़ों पे भारी पड़ता है। चाहे वहाँ का जो हम लोग जो अपने सर्वे में, ट्रैकर में जब हम पूछते हैं वहाँ के मुद्दों के बारे में, तो लोग मुद्दे गिनाते हैं, मुद्दे बताते हैं कि हाँ, बेरोजगारी उनके लिए बहुत बड़ा मुद्दा है, महंगाई उनके लिए बहुत बड़ा मुद्दा है। भाई आप ये समझ लीजिए कि गुजरात जैसी जगह में 30 लाख वहाँ पे जो नरेगा के जॉब कार्ड होल्डर्स हैं, उसमें से 15 लाख एक्टिव जॉब कार्ड होल्डर्स हैं। वहाँ के जो है अनएम्प्लॉयमेंट ब्यूरो में करीब 4 लाख लोग जो हैं, जो पढ़े लिखे लोग, वो बेरोजगार रजिस्टर्ड हैं। तो ये सारे मुद्दे हैं, लेकिन जब भरोसे की बात आती है कि इन मुद्दों को सॉल्व करने में किसका वो आएगा, तो वो वहाँ के चीफ मिनिस्टर वगैरह किसी पे नहीं, वो बेसिकली वोट डालते हैं बीजेपी को आज के वक्त में नरेंद्र मोदी के नाम पर। तो ब्रांड मोदी सब पे भारी है, इसमें कोई दो राय नहीं। दूसरी अगर बात करें हम कि वहाँ पे जो मेन अपोजिशन थी
और जो अभी भी है कांग्रेस, 2017 तक कई सारी चीज़ें थी, खासतौर से 2017 के चुनाव में एक बहुत बड़ा फैक्टर था कि कांग्रेस के सबसे बड़े रीजनल क्षत्रप अहमद पटेल 2017 तक इस दुनिया में थे और उनका बहुत बड़ा रोल होता था वहाँ पे, हर चीज़ में टिकट डिस्ट्रीब्यूशन से लेकर के स्ट्रेटजी से लेकर के पूरा उनका जो है हर फाइनेंशियल इलेक्शन के जो फाइनेंसेस होते थे उसमें सब में उनका बहुत बड़ा इन्वॉल्वमेंट होता था। आज वो नहीं है। दूसरा, 2017 में कांग्रेस ने अपनी बेस्ट परफॉर्मेंस दी थी जब से वो सत्ता से बाहर है, 77 सीटें लाई थी और तकरीबन 41 से 42% उसका वोट शेयर आया था। और उसमें एक वजह ये भी थी कि पाटीदार अनामत आंदोलन समिति जो थी उसके जो लीडर पटेल्स जो उनके साथ तब तक नहीं थे, 2017 में पटेल्स ने उनको सपोर्ट कर दिया था। लेकिन 2017 से अगर आज के वक्त की कांग्रेस देखें तो ना तो वो आंदोलन चल रहा है, ना पटेल्स उनके साथ उस तरह से हैं और ना ही अहमद पटेल हैं। और जो कांग्रेस की जो सबसे बड़ी जो लीडरशिप है, आज भी हम कहें कि कांग्रेस में ज़्यादातर सूबों में जो वोट खींचने की कुव्वत है अगर किसी में तो वो कांग्रेस के राहुल गांधी में ही है। ये हमें हमारा ट्रैकर भी कहता है और भारत जोड़ो यात्रा को हम ट्रैक कर रहे हैं तो उससे भी यही निकल के आ रहा है कि राहुल गांधी जहां जा रहे हैं। तो अभी जब इन्होंने एंट्री मारी, ग्राफ ऊपर, खालिद भाई जब अभी इन्होंने एंट्री मारी अभी राहुल जी ने, लेकिन उससे और अब में क्या फर्क पड़ा? जी हाँ वही मैं, लेकिन अब क्या हुआ है कि इन चुनावों में के बहुत के देर कर दी हुजूर आते आते, तो अब जब तक जो है वो जो मैदान था जो उन्होंने खाली छोड़ दिया था वो मैदान लुट चुका है और उस मैदान में कब्जा करने में भाई जो वहाँ पे क्या नाम है गढ़वी जी, प्रशांत गढ़वी जी जो हैं उनका ये कहना है कि डबल डिजिट में भी नहीं आएगा। हमारा ट्रैकर इससे थोड़ा मुख्तलिफ बताता है कि देखिए सीटों में कन्वर्जन कितना होगा ये अलग बात है। जैसे कार्तिकेय बत्रा जी ने कहा कि इस बार बहुत अच्छा डेब्यू करेगी और वो खास तौर से जो आम आदमी पार्टी जो है जो ज़मीन उसने खाई है वो उसका ठीक ठाक वोट शेयर लाएगी, 10-15% से ज़्यादा उसका वोट शेयर आएगा और उसमें मेजॉरिटी वोट शेयर जो हमारे ट्रैकर के हिसाब से कांग्रेस का आ रहा है और फेंस सीटर जो अर्बन वोटर्स है बीजेपी का वो उनके भी वोट्स ले रही है। तो हो ये रहा है, लार्जर पिक्चर ये है कि एंटी इनकम्बेंसी वोट जो है वो बढ़ रहा है कांग्रेस में और आम आदमी पार्टी में। वोट बीजेपी का भी शेयर नीचे जा रहा है लेकिन चूंकि एंटी इनकम्बेंसी वोट बढ़ रहा है इसलिए बीजेपी हो सकता है अभी तक की अपनी बेस्ट परफॉर्मेंस दे दे। बीजेपी के लिए भी परेशानियां कई सारी हैं अगर हम देखें तो खालिद भाई जवाब ये, गुजरात में रिबेल्स को कंट्रोल करना मुश्किल। खालिद जी जवाब ये कहते हैं कि अपनी बेस्ट परफॉर्मेंस देगी तो ये तो फिर मोदी लहर चल रही वहां पे, फिर तो बाकी सबका कुछ सुपड़ा साफ हो परफॉर्मेंस का मतलब ये देखिए, बेस्ट परफॉर्मेंस का मतलब है कि नंबर ऑफ सीट्स वो आज तक सबसे ज्यादा ले आएगी, वोट शेयर उसका कम हो रहा है। देखिए वहां पे क्या है कि हम अगर अलग अलग चीजों के बारे में पूछते हैं कि जब हम सीएम की अप्रूवल रेटिंग पूछते हैं या सीएम के कामकाज के बारे में पूछते हैं तो सीएम के कामकाज से लोग खुश नहीं है, ठीक है। वहां पे ऐसे डबल इंजन की सरकार है जहां के सीएम का इंजन जो है बीजेपी को जो है पीछे की तरफ खींचता है, प्रधानमंत्री का इंजन आगे की तरफ खींचता है और चूंकि फायदा मिल रहा है एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एंटी इनकम्बेंसी वोट्स का, उसमें सीट्स ज्यादा आ रही हैं तो लेकिन लोग उनके साथ बहुत ज्यादा नहीं जुड़। देखिए खालिद भाई अब थोड़ा सा ये जैसे भैया प्रैक्टिकल अप्रोच पे आते हैं, जैसे कार्तिकेय बत्रा जी ने कहा इसमें मैथमेटिक्स बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। हाँ नहीं वही इसीलिए मैंने सवाल ही पूछा था कि मैथमेटिक्स चलेगी केमिस्ट्री चलेगी, लेकिन अगर आपके एनालिसिस के हिसाब से वोट परसेंटेज थोड़ा 2-4-5% ऊपर नीचे हो गया लेकिन सीट रिकॉर्ड चली गई 130-35 चली गई तो फिर तो बचा ही नहीं ना कुछ। सर 182 की तो विधानसभा है तो फिर तो आप मतलब आपके हिसाब से मैं ये मान के चलूँ कि वहाँ तो लहर चल रही है। अब बाकी लोग जितना पा जाए 10-10, 20-20, 30-30 वोट अलग बात है। मैं एक बार कार्तिकेय आपको बता रहा हूँ, जो प्रशांत जी इशारा कर रहे हैं, प्रशांत जी आप जो बात खालिद जी कह रहे हैं उसको कैसे इंटरप्रेट कर रहे हैं? मैं उनकी बात का ना विरोध करता हूँ ना समर्थन। मैं आपको समझाता हूँ सीट कैसे ज्यादा आएगी। देखिए वोट शेयर बीजेपी का अगर 1-2% भी घटता है, क्योंकि आज की तारीख में 2017 में उनको 49% मिले थे। आम आदमी पार्टी, आप देखिए गुजरात का असेंबली इलेक्शन पिछले 3-4 टर्म का निकाल के ले लीजिए, हर एक सीट का 2 ही नंबर होते हैं। एक नंबर जो विनिंग होता है जो या बीजेपी कांग्रेस, 2 नंबर जो हारा हुआ था या बीजेपी या कांग्रेस, तीसरे नंबर पे इंडिपेंडेंट होता है जिसको आज तक कभी 5000 से ज्यादा वोट नहीं मिले। आम आदमी पार्टी का इतना अच्छा प्रचार, एक मॉडल, एक नेशनल पार्टी, थोड़ा संगठन, अभी बाहर से पंजाब से और लोग दिल्ली से लोग प्रचार करने के लिए आए हैं, तो आम आदमी पार्टी के हर एक कैंडिडेट को 15 से 25,000 वोट तक मिल सकते हैं। अभी 2017 की 30 जैसी सीटें ऐसी हैं जो 300 से लेकर 3000 की मार्जिन से प्लस माइनस हार जीत हुई है।
तो बीजेपी जो आम आदमी पार्टी जो भी वोट शेयर लेगा 15 से 25 हजार वाला, वो पहले मैं खुद बोलता था कि 70-30 में बंटवारा होगा, 70% कांग्रेस का खाएगा, 30% बीजेपी का खाएगा। आज की तारीख में वो 70 घट के 65-60 पे आया है, मतलब कहीं बीजेपी का भी खा रहा है। पर वो जो 60% कांग्रेस का खा रहा है, उससे वो 10, 15, 20 सीट पे कांग्रेस को नुकसान करता है, जो हार जीत बीजेपी के फेवर में जाती है। तो जो बीजेपी 99 में सिमट जाती है, उसको 15 से 20 सीट का फायदा होता है और बीजेपी आराम से 120 पे पहुंच सकती है। 120, 125 तक इजीली अगर आती है केक वॉक की तरह, तो कौन सा रिकॉर्ड तोड़ती है कि नरेंद्र मोदी के आने के बाद बीजेपी कभी भी 120 गुजरात में क्रॉस नहीं कर पाई है, तो वो एक रिकॉर्ड हो जाएगा। एक उनको जो दाग लगा है कि भी मोदी जैसा नेतृत्व फिर भी 99 में सिमट गए, तो वो जो कलंक लगा है वो कलंक दूर हो जाएगा कि 120 एक मार्जिनल नंबर, ताकि आने वाले 5 साल तक लोग कोई ऐसा ना बोल पाए कि मोदी जी के गुजरात में मोदी जी के पास 3 डिजिट में नंबर नहीं है। तो ये 2-3 जो स्ट्रेटेजिकल जो मैटर है, प्लस AIMIM एक बहुत बड़ा फैक्टर है। 14 सीट पे कैंडिडेट उम्मीदवार खड़े किए हैं, लेकिन हार्डकोर जो मुस्लिम सीट जो कांग्रेस को मिलती है, वहां पर AIMIM मुस्लिम के सामने मुस्लिम उम्मीदवार खड़ा करके वोट का जो पोलराइजेशन करती है, तो वो सीट बीजेपी के खेमे में चली जाती है। तो बीजेपी को ऐसा इनडायरेक्टली फायदा मिल रहा है। आम आदमी पार्टी अगर 10 से 15% मतलब 4 करोड़ 90 लाख वोटर है, 70% वो वोटिंग होगा, उसका 10%, 15% मतलब कितना हुआ, 50 से 60 लाख वोट हुआ। एक सीट पे आम आदमी पार्टी को 15 से 25 हजार ज्यादा वोट नहीं मिल सकते हैं। प्रशांत मैं आपको रोकूंगा यहाँ पे, कार्तिकेय इशारा भी करूँ के पास जा। मैं इस एनालिसिस को कंक्लूड इस तरह से कर रहा हूँ, आप लोगों की सुन के, मेरा अपना कोई इसमें व्यू नहीं है। देखिए 15,000 20,000 वोट किसी को मिले ना मिले, परिणाम सीटों में क्या कन्वर्जन हो रहा है। अगर आपकी बात में मानूं कि 120 125 मिल रहे हैं, यानी 65-70% सीट बीजेपी जीत रही है, तो फिर तो खेल हो गया ना सर। फिर आप 15,000 वोट लेके खुश रहो, इससे क्या फर्क पड़ता है? सर वही तो हम बोल रहे हैं। नहीं, कार्तिकेय जी इसमें कुछ ऐड करना चाहे। कार्तिकेय जी डिसएग्री कर रहे थे कि जब मैंने कहा कि ये तो फिर तो लहर चल रही वहां पे। अगर 120-25 प्रशांत जी दे रहे हैं, तो अभी तो 10-15 दिन बाकी, पता नहीं आगे क्या 130-40 भी हो सकती हो, अगर यही टैक्टिकल वोटिंग का पैटर्न रहा तो। बताइए कार्तिकेय जी। नहीं नीरज जी, हाँ और नहीं दोनों जवाब है इसका। ये डिपेंड करता है नजरिया क्या है आपका। हम एक फर्स्ट पास द पोस्ट सिस्टम में बैठे हैं, ठीक है। तो उत्तर प्रदेश में जहां 2012 में अखिलेश यादव 30% वोट लाके 225 सीटें लाते हैं, और आज बीजेपी 41% वोट लाकर 250 सीटें लाती है, तो क्या आपको सही में लगता है कि 12% का जंप केवल 30 सीटें आपको देता है? नहीं। तो ये मैथमेटिक्स है, और इस मैथमेटिक्स से डिटरमिन होता है फर्स्ट पास द पोस्ट सिस्टम में कि आपकी संख्या सीटों में कितनी रहती है। अगर जैसा कि हमारे सी वोटर के बंधु बता रहे हैं कि बीजेपी का वोट शेयर थोड़ा सा भी डाउन जाता है, इसका मतलब बीजेपी अपना वोट कंसोलिडेट करे बैठी हुई है और उसको सीटों में फायदा मिल रहा है। तो ये यहाँ पे स्टेटमेंट कंक्लूड करूंगा मैं। लहर का मतलब होता है कि आप अपना इस्टेब्लिश्ड वोट शेयर उसके ऊपर बढ़ाकर फिर आप मतलब एक चमत्कारी परफॉर्मेंस दे। देखिए लहर का भी डेफिनेशन अलग अलग हो सकता है ना, कि आप जैसे जिसको आप सीटों में कह रहे हैं मैं उसको वोट शेयर में मान सकता हूँ, लेकिन फिर भी आप जो कह रहे हैं कि अगर मान लीजिए बीजेपी 130-135 चली जाती है, तो निसंदेह बहुत ही शानदार जीत होगी उनकी। लेकिन उस सतह के नीचे आप जब आंकड़ों को खंगालेंगे तो आप समझेंगे कि सही कहानी क्या है। और दूसरी बात, आपने कहा 10-15 हजार वोट लेकर आप घुस जाएंगे तो क्या करेंगे। देखिए मुझे लगता है कि बीजेपी के लिए बड़ा सरदर्द तब अगर आम आदमी पार्टी घुस जाती है 15% वोट लेकर। बड़ा सरदर्द आज नहीं, आज से 5 साल बाद होगा, क्योंकि आम आदमी पार्टी एक विपक्ष की तरह, कांग्रेस की तरह नहीं पेश आएगी। आम आदमी पार्टी विपक्ष की तरह ज्यादा चतुर और ज्यादा समझदार, ज्यादा ऊर्जावान लगती है मुझे, जिसका उदाहरण आपने पंजाब में देखा कि जहां 5 साल बैठकर वहां पर भी उन्होंने 3-4 साल कुछ खास नहीं किया, लेकिन जो आखिरी 1-1.25 साल में चोट मारी उन्होंने, वो ऐसी चोट मारी कि वो थी स्वीप। वो स्वीप मार के वो पंजाब में झाड़ू चला देते और आ जाते हैं कि जहां उन्हें कोई मतलब ही नहीं था। उनका 2019 में वो केवल 1 लोकसभा सीट जीतते हैं पूरे पंजाब में, पूरे देश में रादर वो केवल मालवा से आती है, उनका वोट शेयर डिक्लाइन होता है, लेकिन वही मालवा उनको फिर मेरे ख्याल 90% का स्ट्राइक रेट देता है 2022 में आके। तो ये है ड्रामेटिक शिफ्ट। बीजेपी का गुजरात एक स्ट्रॉन्ग स्टेट रहा है, और आज अगर बीजेपी 49 से 46-45 पे आ जाती है
तो इसका मतलब कि डेंट हुआ है, लेकिन मोटा मोटा बीजेपी ने अपना वोट बचा कर रखा है और उन्होंने एक अच्छी परफॉर्मेंस की। जी, ये खेल दिल्ली में बहुत अच्छे से लोगों ने समझा था। बीजेपी वोट परसेंटेज इंटैक्ट है, लेकिन सीट दूसरी तरफ है। शिफ्ट का ये फर्क पड़ता है। मैं इसको इसलिए उस तरफ ले जा रहा था। आपका ख्याल से सही है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है मुझे। अपने अपने देखने का नजरिया है। 37% वोट थे मेरे ख्याल में लोकसभा में, और 303 हो गया था। अब कुछ लोग कह रहे थे कि ये लहर नहीं, हवा नहीं। भाई उस समय तो पता नहीं क्या क्या लोगों ने पॉलिटिकल डिस्कोर्स बनाने शुरू कर दिए थे एंड रिजल्ट की तरफ में। सॉरी नीरज जी, लेकिन वो 37% बीजेपी के ट्रेडिशनल वोट शेयर के अगर आप अनुपात में देखें तो वो लहर थी जो बीजेपी 2009 में 20% पे आके रुक जाती नहीं है। सर, कार्तिकेय जी, यूपी में अगर आप यूपी में देखें, जब लगातार उन्होंने 19 उसके पहले जो विधानसभा का चुनाव, उसमें वो एक समय तो 50% के ऊपर पहुंच गए हैं, है ना। अब की बार डेंट हुआ, लेकिन डेंट के कारणों पे भी हमें जाना चाहिए। अगर हम उसको एनालाइज कर रहे हैं तो जिस तरीके से माहौल यूपी में पता नहीं कैसे लोग बना लेते हैं, लेकिन उस डेंट के बावजूद 250 सीट आई हैं, है ना। तो ये एक अलग फैक्टर। लेकिन हम लोग यूपी में नहीं जा रहे, अभी वापस गुजरात में आते हैं। हर्षवर्धन, मुझे ये बताइए कि जो पूरी तस्वीर निकल के आ रही है, अब किसकी लहर वहर सो हम लोगों को बाद में दिखेगी। मैं थोड़ा कांग्रेस पे आपसे पूछना चाह रहा हूँ। कांग्रेस में एक रिलक्टेंसी है क्या कि मेरे को जीतने में कोई दिलचस्पी नहीं है, मर्जी नहीं मेरा, मैं जीत जाए तो ठीक है, अपनी किस्मत। क्यों ये दिलचस्पी है, इतनी रिलक्टेंसी क्यों? मैं ये सवाल कार्तिकेय जी से पूछूंगा कि भारत जोड़ो यात्रा, वो लोग कहते हैं कि नॉन पॉलिटिकल है, तो कर काहे ले रहे हो यात्रा? फिर आप क्या बताना चाहते हो? आप अगर आप राज्य चुनाव जीतने में आपके, कार्तिकेय मैं आपके पास आता हूँ, दिलचस्पी नहीं है, आप अब गुजरात में कोई बड़े बड़े नेता, वो माहौल ही नहीं दिखता, तो क्या मतलब, किस लिए फिर आप क्या कर रहे हैं? ये जरा समझाइए, अगर आपको कुछ अंदाजा लगे कि क्या चल रहा है। नीरज जी, इसका जवाब छिपा हुआ है एक महत्वपूर्ण आंकड़े में, जिसकी चर्चा बार बार करनी चाहिए। 1995 से 2012 तक कोई भी चुनाव आप उठाकर देख लीजिए, भारतीय जनता पार्टी, मैं 1995 कह रहा हूं, 2001 के बाद 2002 का चुनाव नहीं कह रहा हूं, ये ध्यान में रहे। 1995 से 2012 तक भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस के बीच का जो मतों का अंतर है वो 10% है। जब कांग्रेस 32 कुछ पाती है तो भारतीय जनता पार्टी 42 कुछ पा जाती है। जब कांग्रेस 39 दशमलव कुछ होती है तो भारतीय जनता पार्टी 2002 में 49.85% चली जाती है। यानी दोनों के बीच में जो प्रतिशत है वो 10% का फासला है। दोनों की तरफ के लोग बराबर खड़े हुए। अब इसको आप ऐसे भी देख सकते हैं कि एक कोई चैंपियन है, रेसर है, धावक है, और उसका जो दूसरे नंबर वाला है वो लगातार उससे हार रहा है, मनोबल टूटेगा। लेकिन उसके बाद वो तय करता है कि अच्छा, इस बार हम इसको अंतिम समय में जो होता है ना, उस रेस में हरा देंगे, और वो उसके लिहाज से तैयारी करता है, अपना विटामिन की गोलियां भी लेता है, कुछ एक्स्ट्रा पावर भी इकट्ठा करता है, और कुछ ट्रिक भी इस्तेमाल करता है, सब करते हुए दौड़ पड़ता है। लेकिन जो चैंपियन है उसको पता है कि इन सारी चीजों को कहां ले जाके, कहां से उसको रेस अपनी स्पीड बढ़ानी है। जो आमतौर पे कहा जाता है कि रेस का ख्याल रखना चाहिए कि कहां से आपको अपनी ताकत, सबसे सर्वाधिक ऊर्जा कहां लगानी। 2017 के चुनाव में कांग्रेस पार्टी ने अपनी सारी ताकत लगाई, उसको लगा कि इस बार हम चैंपियन बनेंगे। उसने ट्रिक्स आजमाई, उसने टेम्पल रन किया, उसने 3 लड़कों को पकड़ा, उसने पाटीदार आंदोलन किया, उसने आदिवासी दलित मुद्दा उठाया। दलितों की खबरें उस वक्त जिग्नेश मेवानी के हवाले से सर्वाधिक गुजरात से आती थी। लगता था गुजरात के अलावा देश में सब अनुसूचित जाति के लोग अच्छी स्थिति में है, सिर्फ और सिर्फ गुजरात में सब हो रहा है। ऊना पूरे देश में, पूरी दुनिया में हो गया, पता नहीं कहां तक, अमेरिका से भी उसके प्ले कार्ड बने। तो ये स्थिति हुई। लेकिन अब उसके बाद क्या हुआ? वहां भी नरेंद्र मोदी अंतिम समय में आए, साबरमती रिवर फ्रंट से सी प्लेन पे उड़ गए। अब वो सी प्लेन भले उसके बाद नहीं चला, लेकिन वो अंबाजी दर्शन करके आए। उन्होंने कहा कि ये मियां अहमद पटेल जो कर रहे हैं सब पाकिस्तान को लाभ देगा। अंत में क्या हुआ? सब करने कराने के बावजूद जो मत का अंतर हुआ, वो जो 10% हुआ करता था, वो 8% से कुछ कम रह गया। इसको समझिए। यानी भारतीय जनता पार्टी के पास जो मतदाता हैं, उनमें इतनी ताकत लगाने के बाद सिर्फ 2.5% मत कांग्रेस पाती है। यानी कांग्रेस को क्या समझ में आया? कांग्रेस को समझ में आया कि हमारे नेता की छवि वैसे ही बड़ी खराब होती है। भाजपा के प्रवक्ता बैठते हैं तो बताते हैं कि 59 में से 49 चुनाव राहुल गांधी हार गए।
अब राहुल गांधी इस यात्रा से चल रहे हैं, राहुल गांधी अपनी लार्जर एक छवि बना रहे हैं, वो यहां आए 2 दिन के लिए। अब ये उनको भी पता है कि इसकी वजह से कुछ उनको होना नहीं है। हालांकि इसका एक दूसरा नुकसान ये है कि अगर वो ये सोच कर बैठे हैं कि उनके साथ वाला जो मतदाता है वो बना का बना रहेगा और कहीं अरविंद केजरीवाल उसको पसंद आने लगे, तो उनके लिए और बड़ी मुसीबत हो सकती है। राहुल गांधी इसीलिए नहीं कूदे क्योंकि उनको हार अपनी तय है, सारी ताकत लगा के वो देख चुके, या आप उसको एक शब्द में कहें, हताश भाव में 2022 का चुनाव लड़ रही है। कांग्रेस को लगता है 27 साल बाद परिवर्तन होना है तो हो जाएगा। नहीं, ये हर्षवर्धन आपके इस वक्तव्य से मेरे को दो चीजें, एक तो ये जो मैं पता नहीं, मतलब ये मेरी निजी राय कि मैं इस बात से बिल्कुल सहमत नहीं होता हूं कि गिव अप करें। भाई बीजेपी तो कितने सालों तक रही है, उसने 2 से 302 का सफर किया, तो वो उसने भी गिव अप कर दिया होता कि हम तो कभी जीत ही नहीं पाएंगे, या अखिलेश यादव ने 325 के सामने गिव अप कर दिया होगा, हम तो कभी जीत ही नहीं पाएंगे। लड़े मेहनत से, ठीक है सीटें नहीं आई, अगली बार प्रयास करेंगे। तो एक तो ये इस अप्रोच पे मुझे कार्तिकेय आपको कमेंट चाहिए। दूसरा ये कि अगर आप कोशिश कर रहे हैं या आप प्रयास कर रहे हैं या अपनी आप स्ट्रेटजी सामने रख रहे हैं तो वो कभी ना कभी फल देगी, लेकिन अगर आप किसी तीसरे के लिए जगह छोड़ रहे हैं तो फिर बड़ी मुश्किल होने वाली है। कार्तिकेय, देखिए नीरज जी, कांग्रेस क्या चाहती है अंदर से वो तो कांग्रेस ही जानती है, हम तो बस गेस कर सकते हैं। पहली बात, आपने उदाहरण दिया अखिलेश यादव का कि उन्होंने यूपी में हार नहीं मानी, मैं बिल्कुल अग्री करता हूं, लेकिन मुझे कांग्रेस के साथ एक बात और लगती है जिसके बारे में हम कम चर्चा करते हैं, कि जब आपके पास रिसोर्सेज का क्रंच है और आपको बहुत सारे राज्यों में चुनाव लड़ने हैं, तो आप कौन से राज्य में अपने रिसोर्सेज को डायरेक्ट करिएगा। तो मुझे लगता है एक तो रैशनल उसका ये है कि जैसा कि हर्षवर्धन जी कह रहे हैं, मैं इस बात से सहमत हूं कि शायद उनको गुजरात से ज्यादा उम्मीद वैसे भी नहीं थी टू बिगिन विद, और इस साल उनका जो प्रदर्शन रहा है पिछले कुछ चुनाव में या पिछले साल भी, अब आप मुझे याद कराइए कांग्रेस पिछला चुनाव कब जीती है? कोई भी राज्य स्तर चुनाव कांग्रेस नहीं जीती है पिछले 2-3 साल में। तो कांग्रेस के पास कोई मोमेंटम नहीं है गुजरात में जाते हुए, और कांग्रेस को मोमेंटम चाहिए था। गुजरात एक टफ स्टेट है, हिमाचल जैसा राज्य शायद उनके लिए फिर भी थोड़ा सा आसान रिलेटिवली, तो वहां पर रिसोर्स डायरेक्ट करना ज्यादा, मुझे लगता है ज्यादा उनके लिए कारगर साबित हो सकता था। ऐसा लगता है कि वही हुआ है। जहां तक गुजरात की बात है, चैलेंज भी टफ है। मुझे एक बात और लगती है कि ये भारत जोड़ो यात्रा के साथ उनको लग रहा है मुझे कि वो कहीं ना कहीं एक डिस्टिंक्शन हो रहा है कांग्रेस की पॉलिटिकल एक्टिविटी और सोशल एक्टिविटी के बीच। तो सोशल एक्टिविटी भारत जोड़ो यात्रा है, पॉलिटिकल एक्टिविटी गुजरात का चुनाव है, और मुझे लगता नहीं है कि अभी वो पॉलिटिकल एक्टिविटी में इतना ध्यान दे रहे हैं। अब इसका कितना फायदा होगा, कितना नुकसान होगा, ये तो आगे पता चलेगा। मैं ये बात मानता हूं कि अगर कांग्रेस आज ये रिस्क ले रही है कि एक राज्य को जाने दे रही है कि हम भारत जोड़ो यात्रा पर फोकस करेंगे, तो ये कांग्रेस का कॉल हो सकता है, लेकिन ये तभी कारगर साबित होगा अगर कांग्रेस ये मोमेंटम बनाए रखे। आपने कहा कि बीजेपी कहां से कहां पहुंच गई, 2 से 303, तो उसके लिए बीजेपी ने कभी भी प्रयास नहीं छोड़ा, निरंतर बने रहे अपने सोशल एजेंडा पे। तो कार्तिकेय एक मिनट रुकिए आप। देखिए गुजरात में जब आप 77 सीट जीते और जैसा हर्ष ने कहा कि 2% ही आप बीजेपी की तोड़ पाए, तो इसके 2 इंटरप्रिटेशन हो सकते हैं। एक तो ये कि आपने मान लिया कि यार इससे ज़्यादा कुछ हो ही नहीं सकता, हमने पूरा जोर लगा लिया और खाली 2% तोड़ पाए। एक इंटरप्रिटेशन ये हो सकता है। मेरा इंटरप्रिटेशन दूसरा ये हो सकता है कि देखिए हमने 77 की बाजी मारी है, बहुत दूर नहीं है, ठीक है। तो अगर हम इन्वेस्टेड रहें, प्रयास करते रहें, कोशिश करते रहें, तो ये हो सकता है। ऐसे तो आप पूरे देश में कहीं नहीं, आप लोकसभा चुनाव क्यों लड़ेंगे अगर आपको दिख रहा है कि 303 अकेले बीजेपी जीत रही है तो? नहीं, और नीरज जी ये 41-49 के पीछे भी एक पेच है, तो प्रशांत जी आपको बेहतर बताएंगे और खालिद भाई बेटर बताएंगे। पेच ये है कि वोट शेयर का इतना फर्क गुजरात में मैटर नहीं करता, क्योंकि बीजेपी जहां जीती है वो बड़े मार्जिन से जीतती है अर्बन सीटों में। तो आप वो 49 का रेलेवेंस 45 के बियॉन्ड शायद कुछ नहीं है। वो 4% एक्स्ट्रा वोट आपको कोई एक्स्ट्रा सीट लाके नहीं दे रहा है। एग्जांपल दे रहा हूं मैं आपको, कांग्रेस ने जो बढ़ाया अपना वोट, उसका सीट कन्वर्जन देखिए आप, वो कांग्रेस का 3-4% उसको एक्स्ट्रा 15-20 सीटें दे गया, क्योंकि वो उन मार्जिनल सीटों पे कांग्रेस ने गेन किया, वो सीटों में कन्वर्ट हो गई। बीजेपी का जो ये वोट शेयर है, अगर आप इसमें से अर्बन सीटें हटा दें, तो कांग्रेस ने बीजेपी को असल में पछाड़ा है सौराष्ट्र जैसे इलाकों में, जहां पर केस बनता है कि बीजेपी को नहीं पछाड़ती थी। तब तो और ज्यादा स्ट्रॉन्ग केस बनता है कि कांग्रेस को और दम से करना चाहिए काम। 17 के बाद, लेकिन 17 के बाद और खासकर 19 के चुनाव में 26 की 26 सीटें हारने के बाद मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं उनका मन वो हताश हो, ये बात सही है। साथ साथ जो बीजेपी ने तोड़फोड़ की कांग्रेस के अंदर,
और वो तोड़फोड़ आज शुरू नहीं हुई है, 2020 के राज्यसभा के चुनाव से पहले शुरू हो गई थी। तो कहीं ना कहीं एमएलए को भी लग रहा था कि यहाँ कांग्रेस के साथ ज्यादा फ्यूचर नहीं है, तो उन्होंने आना शुरू कर दिया। और आज की तारीख में जो हर्षवर्धन जी कह रहे हैं ट्राइबल पॉकेट्स में अच्छा करेगी बीजेपी, उसका एक कारण ये भी होगा कि 4-5 बड़े एमएलए गुजरात के कांग्रेस के वो बीजेपी में आज शिफ्ट हो गए हैं। तो ये भी एक कारण हो सकता है, इन एडिशन टू जो और फैक्टर्स उन्होंने गिनवाए कि बीजेपी का परफॉर्मेंस बेहतर होगा ट्राइबल बेल्ट में अगर, तो इसका रीजन ये हो सकता है। लेकिन मैं अपनी बात कंप्लीट करूंगा कि जो ये गिव अप किया, अगर स्ट्रेटेजिकली अगर गिव अप किया, तो इसका तभी फायदा होगा अगर कांग्रेस निरंतर इस सोशल मैसेजिंग को बनाए रखे और उसके साथ फिर एक पॉलिटिकल स्ट्रेटेजी जोड़े, जो मुझे आज होते हुए नहीं दिख रहा, लेकिन आज से शायद 6 महीने बाद वो समय भी आएगा जब कांग्रेस को अपने सोशल मैसेजिंग को एक पॉलिटिकल स्ट्रेटेजी में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तब जो आज इन्होंने ये खेल चला है कि गुजरात चलिए कोई बात नहीं, इस बार जाने देते हैं, तभी ये एक वाइज डिसीजन माना जाएगा, वरना ये शायद इतना वाइज डिसीजन नहीं माना जाएगा। खालिद भाई, ट्रैकर क्या कह रहा है आपका कांग्रेस के बारे में, राहुल गांधी के बारे में, चुनावों को लेकर की, मतलब क्या है ये स्ट्रेटजी, क्या है? देखिए, गुजरात और राहुल गांधी के बारे में अगर हम बात करें, कार्तिकेय जी अभी जैसा कह रहे थे कि शायद उन्होंने भारत जोड़ो यात्रा की वजह से गुजरात को सेक्रीफाइस कर दिया। अगर हम गुजरात की सियासत की अगर लार्जर पिक्चर देखें तो एक चीज़ तो ये समझे कि देखिए 7 सितंबर से शुरू हुई है भारत जोड़ो यात्रा। उससे पहले राहुल गांधी की बहुत ज़्यादा कोई ऐसी एंगेजमेंट्स नहीं थी, ठीक है। और 2017 के चुनाव में अगर हम देखें तो सिर्फ 7 सीटें ज़्यादा पाई थी जो मेजॉरिटी मार्क था बीजेपी ने उससे, और जबकि के 3 या 4 सीटें ऐसी थी जो 500 से 600 के अंतर से जीती थी, और तकरीबन 16 सीटें ऐसी थी जो 5000 से कम के मार्जिन से बीजेपी ने जीती थी। तो देखिए, जो कमी दिखती है वो कमी है वो फाइटर इंस्टिंक्ट की होने की। 7 सितंबर से पहले अगर साल भर से अगर जो है राहुल गांधी गुजरात में मेहनत करने लगते या फिर लगातार जाते आते रहते, तो उनका कैडर, उनका वोटर वो डिमोरलाइज नहीं होता, और ना वो स्पेस रहती क्या कहते हैं आम आदमी पार्टी के लिए कि वो जो कैप्चर कर रही है वो कैप्चर करती, और फाइटर इंस्टिंक्ट दिखने की वजह से आपके भी जो लोग छोड़ के जा रहे होते हैं वो नहीं जाते। मैं यहाँ पर मानूंगा मेन वजह ये है कि भाई 7 सितंबर से पहले तो आपके पास था ना वक्त, आप जा सकते थे, लगातार अपनी स्पेस बना सकते थे, आप दूसरों के वोट बैंक में आपके पास सेन लगाने के लिए मौका था, लेकिन आपने नहीं किया। देखिए, और दूसरी बात, भारत जोड़ो यात्रा का जो हमारा ट्रैकर है वो ये बता रहा है कि राहुल गांधी को उससे ट्रैक्शन मिल रहा है, उनकी अप्रूवल रेटिंग बढ़ रही है। लेकिन वो अप्रूवल रेटिंग कौन सी बढ़ रही है? वो अप्रूवल रेटिंग वो है जो 2019 के बाद से उन्होंने एज ए कांग्रेस प्रेसिडेंट डिजाइन करने के बाद जो उनकी अप्रूवल रेटिंग नीचे गई, वही वो अभी रीगेन कर रहे हैं। देखिए, हिंदुस्तान की सियासत में जो अभी हाल फिलहाल में हमने देखा है, उसमें जो वोटर है, जो इलेक्टोरेट है, वो इस चीज़ को पसंद नहीं करती है कि आप अपनी जिम्मेदारियों से छोड़ के भागें। अगर आपको याद होगा कि जब केजरीवाल की पहली सरकार बनी थी, 45 दिन के रोज छोड़ के चले गए थे, तो बीजेपी ने उनको खास तौर से कॉर्नर किया था कि अरे ये तो भगोड़ा है, और केजरीवाल को जो है वो उनको माफ़ी मांगनी पड़ी थी कि साहब मैं भगोड़ा नहीं हूँ, मैं भागूंगा नहीं, मैं रह के काम करूंगा। और राहुल गांधी का 2019 के बाद से जो उन्होंने रिजाइन किया प्रेसिडेंटशिप से, और उसके बाद जो पॉलिटिकल रिलेक्टेंस उन्होंने दिखाई, तो उसकी वजह से उनकी अप्रूवल रेटिंग या जो लोगों के बीच में जो उनका जो एक्सेप्टेंस वो नीचे गई। अब ये वही एक्सेप्टेंस जो उन्होंने खोई है, ये इस भारत जोड़ो यात्रा के जरिए वो वही रीगेन करना चाह रहे हैं। लेकिन अब जो कांग्रेस के स्ट्रेटेजिस्ट हैं वो बता सकते हैं कि साहब ये 7 सितंबर से पहले उन्होंने क्यों नहीं एडवाइस किया था कि राहुल गांधी को जाएं। तो मेरा ये मानना है कि जो सोशल एक्टिविटी है, पॉलिटिकल एक्टिविटी है, दे कैन नॉट बी टू सेपरेट थिंग्स फॉर द पॉलिटिशियंस। जी, both these activities have to go along for the politicians, and that too of the stature of राहुल गांधी, जिनके कंधों पे जो मेन अपोजिशन पार्टी है उसको चलाने का सबसे बड़ा जिम्मा है। देखिए, मैं अभी फिर कह रहा हूं, हमारा नेशनल ट्रैकर ये बताता है कि जब हम पूछते हैं केरला में, कर्नाटका में, आंध्रा में, तेलंगाना में कि ये बताइए साहब कि कांग्रेस के जितने भी नेता हैं उनमें से सबसे ज़्यादा अप्रूवल रेटिंग किसकी है, या सबसे ज़्यादा जो हम रीडिंग्स निकालते हैं कि किसके फेस पे वोट ला सकता है कांग्रेस, तो वो उसमें आता है कि वो राहुल गांधी है। और जब राहुल गांधी के दूसरा कोई है भी नहीं ना, ये है कांग्रेस के विद इन कांग्रेस। खालिद भाई, दूसरा कौन है भी नहीं ना कांग्रेस में, और कौन है? आप अपने ट्रैकर में ऑप्शन क्या देंगे कि दूसरा कौन है? मनोज तिवारी जी को देंगे क्या, या किसको देंगे ऑप्शन? देखिए, मैं ये
जी जी, देखिए 2014 से पहले अगर आप देखें, अगर 2014 से पहले अगर नरेंद्र मोदी जी नहीं आए होते तो बीजेपी का भी यही होता कि साहब हो सकता था शायद यूपीए 3 बन जाती। लेकिन जब मोदी जी आए, उन्होंने इस तरह की जो है जीत दिलाई, और उन्हें भी ये एहसास हुआ और उनको भी कि साहब बीजेपी को जो है सब जगह जो जिताने की जिम्मेदारी मेरी है, तो उन्होंने उसी शिद्दत से मेहनत भी की। उन्होंने उसी शिद्दत से इलेक्शनरिंग का प्रोसेस कायम रखा। लगातार वो इलेक्शनरिंग मोड में रहते हैं। भाई आप पॉलिटिशियन है तो आपको चुनाव जीतना मकसद है, कि चुनाव जीत करके ही आप अपनी पार्टी को सत्ता में ला सकते हैं, अपनी आइडियोलॉजी के हिसाब से काम कर सकते हैं, उसी हिसाब से आप लोगों को बेनिफिट्स पहुंचा सकते हैं। यहाँ पे तो ऐसा लग रहा है साहब इलेक्शंस नहीं लड़ना चाहते हैं, फिर आप छोड़ दीजिए, इलेक्टोरल पॉलिटिक्स में नहीं रहे। हाँ नहीं, ऐसे बहुत सारे, देखिए ये आप यूपी में देखिए उनकी क्या पॉलिसी रहती है, बंगाल में देखिए, आप जहाँ जहाँ भी जाइए आप वहाँ देखिए, महाराष्ट्र में आप देख लीजिए, गुजरात में आप देख लीजिए। आप स्वयं अगर गिव अप करके चल रहे हैं। आपको एक किस्सा बताता हूँ तो नहीं मैं रुकिए ना, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। फाइटिंग स्पिरिट नहीं है, जो भी नहीं है, या जो भी उनकी स्ट्रेटजी हो, मैं उस पर कमेंट नहीं कर रहा हूँ, लेकिन जो सामने दिख रहा है मैं उसकी बात कर रहा हूँ। मैं आप छोटा सा किस्सा, हाँ संक्षेप में रखिएगा। किस्सा बताता हूँ। अभी करीब हफ्ता 10 दिन पहले की बात है, ये एमसीडी चुनाव के बाद मैं किसी एक फॉर्मर एमएलए के साथ बैठा हुआ था कांग्रेस के, तो उन्होंने मुझसे बताया कि साहब आज जो है डीपीसीसी की कार्यकारिणी की बैठक थी। तो बोले कि हम लोग बड़े एक्साइटेड साहब, लगता है एमसीडी पोस्ट चुनाव अनाउंस हो गए, अब हम लोग जाएंगे, स्ट्रेटजी तय होगी, कैसे काम करना है, कैसे टिकट डिस्ट्रीब्यूशन होना है, कैसे कैंडिडेट सिलेक्शन होना है। तो बोले कि हम वहाँ पे गए तो पता चला कि कार्यकारिणी की बैठक में एमसीडी पोस्ट एजेंडे में ही नहीं है। एजेंडे में था कि भारत जोड़ो यात्रा जब दिल्ली आएगी तो उसको कैसे करना है। अब आपकी इतनी मिसप्लेस प्रायोरिटीज हैं, तो देन सर स्ट्रेटजी है, आप मतलब हो सकता है ये लग रहा हो, लेकिन ये उनकी अपनी स्ट्रेटजी हो सकती है, उसमें कोई दिक्कत नहीं। प्रशांत गढ़वी जी, मैं एक मैं आप लोगों को, जैसे आप किस्से शेयर कर रहे हैं, एक किस्सा मैं भी आपको सुनाता हूँ। अभी कुछ दिन पहले क्या मतलब बहुत दिन से एक पत्रकार गुजरात में घूम रहे हैं और वो बिल्कुल जनता के बीच में जाके बहुत चीज़ों को समझते देखते क्या है। उन्होंने एक किस्सा सुनाया, वो यूट्यूब में पड़ा, कोई सुन भी सकता है अगर मेरी बात पे बिलीव ना करे। उन्होंने किसान से पूछा कि किसको वोट दो, उसने कहा मोदी जी को देंगे हम, और हम किसी को जानते नहीं है, ना सीएम को जानते हैं ना मंत्रियों को जानते हैं। उसने बोला तुम्हारे जिले के 2 मंत्री हैं, बोला हम उनको भी नहीं जानते। तो बोला ऐसा क्यों, बोला नहीं हमको मोदी जी को देना, हमारे जिले जनपद के हैं, हमको अच्छे लगते हैं, हम देंगे उनको। तो उसने बोला अगर मैं चुनाव लड़ जाऊँ तो उसने बोला अगर आप बीजेपी के टिकट से चुनाव लड़ेंगे तो आपको दे देंगे, और मेरा भाई कांग्रेस से लड़ेगा तो उसको नहीं देंगे। अब मैं ये दावे के साथ कर सकता हूँ कि वो पत्रकार बहुत ही प्रतिष्ठित और ऑब्जेक्टिव है, उनकी कोई सब्जेक्टिविटी नहीं है। किस्सा उन्होंने सुनाया कि इस तरीके की लोगों के अंदर उनके प्रति मोहब्बत है, उनके प्रति लोगों का कनेक्शन है, आप इसको कैसे तोड़ेंगे? प्रशांत जी, ये जो उदाहरण उन्होंने मुझे सुनाया, इस पर तबसरा चाहिए आपका। डेफिनेटली सबसे पहली बात, आप देखो पिछले 20 साल में कांग्रेस, मुझे तो लग रहा है देश में मनमोहन सिंह के बाद या गुजरात में बाकी राज्यों में उन्होंने कोई ना कोई फेस क्रिएट किया। यहाँ पर फेस का बहुत बड़ा वैक्यूम है कांग्रेस का गुजरात में, और मोदी जी को आना पड़ता है गुजरात के इलेक्शन में। इट डजंट मीन कि बीजेपी की हालत खस्ता है, लेकिन अभी भी काफी सारे क्लास ऐसे हैं जो मोदी को ही पसंद करते हैं, मोदी के नाम पे वोट देते हैं, और वो लोग क्लियर कट बोलते हैं कि मोदी जी के बाद हम सोचेंगे किसको वोट करना है। बट अभी मोदी जी के नाम पे ही, क्योंकि गुजरात का काफी सारा एरिया अर्बनाइजेशन, सिस्टम, गवर्नेंस, वो सब में काफी लोग मोदी जी से इंप्रेस्ड हुए हैं, और तब जाके तो मतलब इतनी कंटिन्यूटी और गुजरात की 26 से 26 सीटों लोकसभा की उनको मिलती है। मैं आपको जो बात कर रहा था, आपने जो बोला कि कांग्रेस की विल, क्या उनकी एक विल अंदर से है, जुनून है कि गुजरात में हमको सरकार बनानी है? क्योंकि मैं तो 2007 से देख रहा हूं, उनको ये खुद की विल नहीं है कि गुजरात में कांग्रेस की सरकार बने, उनमें वो राजी है, क्योंकि कभी भी सरकार बनाने की दिशा में उन्होंने कोई ठोस कदम उठाया ही नहीं है, ना फेस दिया है। जैसे आज देख लो, आज हिमाचल में कांग्रेस कहीं जीत रही है, दिखती है सर्वे में, तो वो वीरभद्र सिंह का फैमिली, मतलब वो जिम्मेदारी लेता है पूरे स्टेट के लिए। उत्तराखंड में हरीश रावत की फैमिली थी, यहाँ पर सचिन पायलट, राजस्थान में अशोक गहलोत, वो फेस है। मध्य प्रदेश में कुछ हो ना हो, लेकिन ज्योतिरादित्य सिंधिया एक टाइम पे जिम्मेदारी लेने के लिए रेडी थे, उनके पास कमलनाथ और दिग्विजय सिंह जैसे दिग्गज कांग्रेसी थे। तो गुजरात में ऐसे कोई दिग्गज पिछले 20 साल में न देखे हैं, न खड़े हुए हैं, ना तो सेकंड कैडर हुआ है। यहाँ क्या हुआ, गुटबंदी हुई, जुथबंदी हुई कि अंदरूनी अंदरन का बंटवारा होता था, टिकट का कोटा हुआ करता था, 25 सीट का कोटा इनका,
25 सीट का नीरज जी का, 25 सीट का मेरा, 25 सीट का इनका कार्तिक का, ऐसे बंटवारा हुआ करता था। उनको जीतने में इंटरेस्ट नहीं था, मेरे वाले आदमी को टिकट मिलना चाहिए, उसमें इंटरेस्ट था। जी, प्रशांत फिर भी जी। चलो वो उसको भी अभी बाजू पे रखते हैं। आज की तारीख में बीजेपी को अगर थोड़ा बहुत नुकसान यहाँ जो दिख रहा है आपको, एक ही है कि उनका जो पूरा मंत्रिमंडल जो बदला गया है, किसी को भी टिकट नहीं दिया है, गिने चुने को छोड़ के वो सब बहुत साइलेंट है। तो जब वो जी, प्रशांत फुल जी। पावर में थे तो उनका एक बहुत बड़ा सर्कल उनकी असेंबली में, पूरे बीजेपी गुजरात में वो उनके साथ रहते थे, इसीलिए बीजेपी के लिए बहुत काम करते थे। जो आज पिछले 1 महीने से बहुत साइलेंट जैसे दिख रहे हैं, वो उतने एक्टिव नहीं है, तो वो साइलेंस ही 1-2% जी, वोट से प्रशांत रहने जी, की असेंबली में घटा प्रशांत जी, सकता है प्रशांत जी। बीजेपी का। ये बहुत अच्छा पॉइंट आप ले आए, मेरे दिमाग से स्लिप भी हो रहा था, लेकिन आप ले ही आए तो इस पे सवाल पूछ लेते हैं। हर्षवर्धन, आपसे सवाल है ये। देखिए, कुछ लोग इस पे आलोचना करते हैं, मेरा इंटरप्रिटेशन आप डिसएग्री कर सकते हैं। मुझे तो लगता है ये बहुत बड़ी ताकत है मोदी, ये लीडरशिप की ताकत। मोदी जी को आप साइड में रखिए, लीडरशिप की ताकत है कि पूरी सरकार बदल डालूंगा, कोई चू नहीं करेगा और अगला चुनाव भी जीत के दिखाऊंगा। ऐसा उन्होंने बहुत जगह पे किया, बहुत जगह कर देते हैं, वो एक झटके में बदलते हैं। तो ये आपकी लीडरशिप की क्वालिटी दिखाता है। कई लोग कहते हैं कि अरे वो एकदम ग्राउंड लेवल के कार्यकर्ता से बात कर रहे हैं। देखिए, डेस्परेट है चुनाव जीतने के लिए। भाई साहब, उसको आप दूसरे साइड से देखिए कि वो आदमी अपनी पार्टी के लिए चुनाव जीतने के लिए किस हद तक मेहनत कर रहा है। आप क्या कर रहे हैं? आप घूम रहे हैं, जहां जीत सकते वहां भी नहीं जा रहे हैं आप। तो ये मैं तो कहता हूं इस पक्ष से देखिए आप। तो इसीलिए जो मैंने आपको किस्सा सुनाया वो एक पत्रकार जी का जो घूम रहे हैं गुजरात में, ये दिखाता है कि 27 साल से जो सरकार है जिनकी, उसके बावजूद उनके लीडर्स के पास इतनी कनेक्ट है एक गांव के किसान के साथ। हर्षवर्धन जी। लेकिन नीरज जी, इसको एक और चीज जोड़िए। जब किसी पार्टी की सरकार बरसों बरस सत्ता में रहती है तो उसका आधार बहुत बड़ा हो जाता है, और जब इतना डेडिकेटेड लॉयल वोटर हो तो उसमें नेता भी पैदा होते हैं। और अगर आप इसको इस तरह से देखिए कि 27 वर्ष का मतलब हुआ कि एक व्यक्ति जो अगर 40 साल के आसपास रहा होगा, वो चुनाव में जीत कर आया, मंत्री बना, विधायक बना, मंत्री बना, तो वो 60, 65, 70 साल का होता हुआ दिखता है, 40-50 के आसपास का आया तो। और जो कार्यकर्ता 20 साल की उम्र में लग गया, वो 45 का होने जा रहा है, 47 का होने जा रहा है, 50 का होने जा रहा है, लेकिन उसको कोई रास्ता नहीं दिख रहा है। अब कैडर वाली पार्टियों में आमतौर पर असंतोष होता भी है तो धीरे धीरे दिखता है, वो अचानक फूटता नहीं है। कोई गुस्सा नहीं करेगा, कोई एकदम से नहीं कह देगा, वो कहेगा ठीक है भाई यही नेता है, मान लिया। तो धीरे धीरे जो पॉलिटिकल एक्टिविटी है वो धीमी पड़ने लगती, सुस्त पड़ने लगती। लेकिन अगर वहां जो यूथ है, जो नौजवान है, उसको लग रहा है कि अच्छा ठीक है अब हमको मौका मिल जाएगा। गुजरात में जब मंत्री परिषद बदला है तो आप अगर ध्यान से देखिए तो जो लोग स्थापित लोग थे, लंबे समय से थे, उनकी जगह पर नए लोगों को लाकर रख दिया गया। जो एमसीडी का चुनाव पिछला था, भारतीय जनता पार्टी ने कहा नहीं देंगे टिकट, रिश्तेदारों को भी नहीं देंगे, सांसद विधायक के भी रिश्तेदार नहीं पाएंगे। खैर विधायक तो बहुत उनके हैं नहीं दिल्ली, लेकिन उसके अलावा भी जो लोग थे उनको नहीं दिया। अब ये रणनीति काम करती है, जो जनरल वर्कर है, सामान्य कार्यकर्ता है, उसका उत्साह बढ़ता है, एक्टिविटी बढ़ जाती है, सबको लगता है अच्छा मेरा भी चांस लग सकता है। ये जो मेरा भी चांस लग सकता है, ये राजनीति में बहुत बड़ी ताकत होती है। और इसके ऊपर निश्चित तौर पर नरेंद्र मोदी का नेतृत्व है। सब जानते हैं कि अगर यहां बगावत की तो राजनीति में खत्म हो जाएंगे। वो गुजरात में तो निश्चित तौर पर इसका भी लाभ भाजपा को मिलता है। अहमदाबाद की विधान नगर पालिका में भी उन्होंने सब बदल डाले थे और सब जितवा के लाए थे। कार्तिकेय, फाइनल कमेंट आपका, संक्षेप में रखिएगा, समय ज्यादा नहीं होगा। फाइनल कमेंट, अगर आपको कोई सवाल होगा तो उसमें नहीं, सवाल क्या, अरे इतने सारे मैंने सवाल पूछे आपसे। अब भी सवाल, अब मैं सवाल पूछूंगा तो फिर वो वाले सवाल हो जाएंगे कि वो सद्दाम जैसी दाढ़ी क्यों बढ़ाए हुए। मैं उस पर बिल्कुल बात नहीं करना चाहता। नहीं, मैं हाँ नहीं, वो तो खैर वो कमेंट पता नहीं कैसे। नीरज जी, ये जो आपने कहा कि लीडरशिप है कि बदल देते हैं, देखिए वो आज इस स्थिति में लाए हैं अपने आप को, तो इसमें कोई दो राय नहीं है। और मैं इस बात से फिर मैं बोलूंगा, ये राज्य दर राज्य डिपेंड करता है कि मोदी जी का क्या उस राज्य में कितनी वो ऑटोनॉमी एक्सरसाइज कर सकते हैं। जो गुजरात में वो कदम उठा सकते हैं रेडिकल पूरी रात में कैबिनेट बदलने का, वो शायद वो काम मध्य प्रदेश में, छत्तीसगढ़ में नहीं कर सकते। आपने एक सवाल पूछा, मुझे याद आया कि जवाब मैं उसको देना चाह रहा था कि कैसे इसको तोड़ा जा सकता है गुजरात में। देखिए उदाहरण है आपके पास, बंगाल में लेफ्ट के शासन को हटाया गया। कैसे हटाया गया? एक विपक्षी नेता ने ये ठान ली कि जो भी होगा अब मैं 24 घंटे दिन के सप्ताह के 7 दिन अब मैं बैठी रहूंगी
और कुछ भी होगा मैं नजर गड़ाए रखूंगी कि अब सरकार अगली गलती कौन सी करती है। और जब आप ऐसा विपक्ष बनते हैं तो सरकार जब गलती करती है तो आप ताक में रहते हैं कि आप उसका फायदा उठा के उसको एक्सप्लॉइट करें। वो जो इंस्टिंक्ट है जब वो आएगी विपक्ष में, वो कांग्रेस में आ सकती है, वो आम आदमी पार्टी में आ सकती है, वो किसी और पार्टी में आ सकती है। जिस दिन वो इंस्टिंक्ट आ जाएगा उस दिन कोई ऐसा लीडर नहीं है जो इस फिनोमिनन से बच सकता है। एक समय पर लेफ्ट भी अनअसेलेबल लगता था, आज भी ओडिशा में नवीन पटनायक अनअसेलेबल लगते हैं लेकिन बीजेपी इनरोड बना रही है। तेलंगाना में केसीआर अनअसेलेबल लगते हैं लेकिन बीजेपी इनरोड बना रही है। तो ऐसे ही गुजरात में अगर एक विपक्ष एकदम सतर्क रहे तो वहां भी इनरोड बन सकते हैं। लेकिन ये जो आपने कहा कि लीडरशिप हमने बदल दी, तो ये समझदारी है, गुजरात में वो कर सकते हैं। लेकिन राज्य दर राज्य जहां पर कांग्रेस अभी भी स्ट्रांग है, क्या वो ये रिस्क उठा सकते हैं? वहां पर ये आप देखेंगे कि थोड़ा फर्क आएगा स्ट्रैटेजी। कर के मैं बस समाप्त करूंगा। आपने बहुत अच्छे मोड़ पर ला खड़ी। इसके बारे में ये कहना चाहता हूं कि हम लोग बिजनेस के लोग हैं, कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस होता है, हर पार्टी करती है। अगर मैं कॉस्ट बेनिफिट कर रहा हूं किसी यूपी, किसी एमपी, किसी छत्तीसगढ़ में, तो हमारे फेवर में क्या जाता है, मैं डिसीजन लूंगा इस बात पे, रादर इस पे नहीं कि मैं कितना पावरफुल हूँ। तो कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस एक, और दूसरा जो बात आपने कही मैं उससे सहमत हूँ कि जिस दिन 24 में से 26 घंटे आपकी काम करने की हिम्मत आ जाएगी ना, तभी काम बनेगा। खैर, ये चर्चा हम लोग कंटिन्यू करेंगे किसी और दिन, जब हम गुजरात पे बात करेंगे तो हम लोग फिर से इस विचारेंगे, क्योंकि अभी चुनाव के मतदान में समय है। आज के लिए फिलहाल इतना ही। बहुत बहुत शुक्रिया।